Okay, so guys, now we are starting our next chapter and the last chapter of our syllabus. It is a very short chapter जिसके हमारे पास टोटल एसएलओज ही 6 हैं और इस चैप्टर में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, 3 मार्क का एक सीआरक्यू आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. टोटल एमसीक्यू यू कैन सी कि 6 हैं इसमें और टोटल एसएलओज 6 हैं आपके पास. ओके, सो व्हाट इज फाइल हैंडलिंग. फाइल हैंडलिंग को हमें सी प्लस प्लस में करना है. उससे पहले मैं यहाँ पे ना इन सारे प्रोग्राम्स को रख के बैठा हुआ हूँ, इन्हें हटा देता हूँ. एक एक न्यू प्रोग्राम बनाता हूँ. आयो स्ट्रीम. अब वापस बेसिक से वर्किंग करते हैं अपन. आपके पास जो ये इनपुट आउटपुट फाइल हैंडलिंग जो है, इसको समझने के लिए आपको ना क्लासेस के कॉन्सेप्ट यानी कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. इतना ज्यादा नहीं, बस ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, दैट इज इनफ. ओके, और मेथड एट्रीब्यूट्स वगैरह ये चीजें पता होनी चाहिए. तो बेसिक्स ऑफ ऊप्स पता है तो आप इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो. लेट मी ड्रिंक वाटर. सेकेंडली, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इस चैप्टर की मैंने सिर्फ थ्योरी की हुई है, खुद भी प्रैक्टिस करने का टाइम मुझे नहीं मिला एंड एक्सेस इज कमिंग अगेन. सो लेट्स स्टार्ट. मैं यहाँ पे कहता हूँ आपके पास, मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ और एंड आई इज इक्वल टू 1 रखता हूँ. आई लेस देन. वेलकम अड्रेस। जी, अच्छा वेलकम का. अड्रेस को वेलकम कर रहा हूँ। नया चैप्टर शुरू हुआ है टाइम से। आई प्लस प्लस करता हूँ. ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट. ओके, ये मैंने काम किया. मैंने क्या लिखा, मैं कोडिंग को प्यार तो करता हूँ लेकिन उसकी थ्योरीज मुझे नहीं पसंद. और अगर मैं इसे रन करूंगा तो कुड यू गाइस प्लीज टेल मी कि कितनी बार लूप चलेगा. ये चलेगा 100 चलेगा। गुड है. अब देखो, 100 बार तो ये लूप चलेगा. चला के देखते हैं. ओके, ऐसे पता नहीं चलेगा. यहाँ पे लगा देते हैं. अब आपको पता चल जाएगा कितनी बार लूप चल रहा है. तो यू कैन सी 100 टाइम्स ये लूप चला है. लेकिन आई वॉन्ट, देखो अभी जो भी आपके पास ये आउटपुट पे आ रहा है ना, ये जो कुछ आउटपुट पे आ रहा है, ये मेरे एंटर दबाते ही गायब हो जा रहा है. यानी कि अभी जो भी मेरा आउटपुट आया वो मेरे पास अपनी मेरी रैम के अंदर स्टोर्ड था. ओके, यानी कि अभी ये टेम्पररी तौर पे मेरा जो आउटपुट था वो स्टोर था. लेकिन व्हाट इफ इसे मैं एक न्यू न्यू फोल्डर बनाऊं. आयो चैप्टर नाम दे देता हूँ इसका. और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बनाना चाहता हूँ. ओके, न्यू ही नाम रख देता हूँ. एन नाम रख दिया, चलो. और मैं चाहता हूँ इस फाइल में मेरे पास आए ये वाली लाइन कि आई लव कोडिंग बट हेट थ्योरी. ओके, और ये लाइन मेरे पास, मैं वहां पे सी प्लस प्लस में वर्किंग करूँ, यहाँ पे मेरे पास ये लाइन आए. यहाँ पर मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो फाइल में लिखा हुआ है उस कोड को मैं सी प्लस प्लस के आउटपुट, मतलब जो कुछ मेरे पास फाइल में लिखा हुआ है उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को मैं फाइल के आउटपुट सी प्लस प्लस के आउटपुट यानी कि कंसोल स्क्रीन पे लेके जाना चाहता हूँ. तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है. और यही पर्पस है आपके इस चैप्टर का. ओके, इस चैप्टर की मदद से हम किसी भी फाइल यार, के अंदर. इंटरप्शन। ये अभी स्टार्ट किया ना फाइल एंडरिंग से? जी जी जी. कुछ बता, कुछ कर तो नहीं लिया ना? अभी कुछ नहीं किया, अभी बस ये लूप वाला कोड चलाया था और कुछ नहीं. तो
यही मकसद है हमारा कि हम क्या चाहते हैं कि हमें ना अपने सी प्लस प्लस कोड के थ्रू, यानी कि सी प्लस प्लस का जो हमारे पास ये सोर्स कोड है, इस कोड के थ्रू हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को मैं क्या करना चाहता हूँ, उस आउटपुट को मैं एक फाइल के अंदर है ना स्टोर करना चाहता हूँ परमानेंटली। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जो फाइल के अंदर डेटा स्टोर है, उस डेटा को मैं इस आउटपुट स्क्रीन पे लेके आना चाहता हूँ। तो फाइल्स के साथ डील करना, फाइल में इनपुट करना, फाइल से आउटपुट लेना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फाइल हैंडलिंग नाउ। बेसिक आइडिया तो आपको आ चुका है। एसएलओस में चलते हैं। कह रहा है डिफरेंशिएट करो बाइनरी और टेक्स्ट फाइल के दरमियान। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल? could you guys please tell me? जो हमें शो होता है शायद स्क्रीन पर, वो टेक्स्ट होता है, और फिर उसके पीछे जो वो कोड की फॉर्म में 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है उसको बाइनरी कहते होंगे। वो मे बाइनरी बी। फाइल होती है। जैसे कि आपको पता है, अ, आपके पास यहाँ पे है ना, ये जो कोड है ना, इसमें हम दो टर्म्स यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड और दूसरा सोर्स कोड। सही है। अब लाइक मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लाइक मुझे सही से याद नहीं है। आई वाना क्लियर के ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड ही कहते हैं ना इसे। जस्ट कंफर्मेशन के लिए चेकिंग कर रहे हैं अपन। जी, ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड ही कहते हैं इसे। अब देखो, ऑब्जेक्ट कोड जो है ना, वो आपके पास, लाइक मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, इसे ऊपर कर देता हूँ। सोर्स कोड आपके पास ये वाला कोड है जो कि आपने कोड आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, आपने लिखा है, यानी कि अभी जो ऊपर मैंने लिखा है ना, दिस इज द सोर्स कोड। वेयर एज आपके पास जब कंपाइलर इसे ना क्या करता है, कंपाइलर का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज होती है 0 एंड 1। तो ऑब्जेक्ट कोड आपके पास क्या है? कन्वर्टेड फॉर्म या ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ हाई लेवल, यहाँ मैं कहता हूँ सोर्स कोड, होती है मशीन लैंग्वेज में। ओके, यहाँ वी कैन से बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन या बाइनरी। क्लियर है? तो आपके पास सोर्स कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, जो कि कोड प्रोग्राम में लिखता है। और ऑब्जेक्ट कोड एक ऐसा कोड होता है जो कि आपका कन्वर्ट हो जाता है, कंपाइलर कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है अपने सोर्स कोड को इनटू अ मशीन रीडेबल कोड, यानी कि बाइनरी कोड में। तो हम कहते हैं आपका जो ऑब्जेक्ट कोड जो है ना, वो बाइनरी फॉर्म में होता है। तो ऑब्जेक्ट कोड की जो फाइल होती है, दैट इज अ बाइनरी फाइल। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना यहाँ पे। अच्छा, मेरे डेस्कटॉप पे ही कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। देख रहे हो, मेरे पास ये सी प्लस प्लस की फाइल है। इसमें आप देख रहे हो टाइप क्या है इसकी, सी प्लस प्लस सोर्स फाइल। वहीं पे आप ये देखोगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट कोड है। ऑब्जेक्ट कोड की टाइप यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। अच्छा, यहाँ पे यू कैन सी इसकी टाइप दिखाई दे रही है EXE। तो ये आपके पास क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल है, और ये बाइनरी में कन्वर्ट हुई पड़ी फाइल है। तो आप देखोगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट कोड एक बाइनरी फाइल है। वेर एज नॉर्मल जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, जैसे कि मैंने अभी एक और फाइल भी बनाई थी ना इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, उसके अलावा देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स की मेरे पास। यहाँ पे यू कैन सी दीज ऑल आर एप्लीकेशन, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, और ये सारी की सारी आपके पास क्या है? ये सारी की सारी बाइनरी फाइल्स हैं। और यहाँ पे ये सी प्लस प्लस की सोर्स फाइल्स जो है ना, ये सारी की सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं। तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं आपको पूरा एक टेबल दिखा देता हूँ डिफरेंशिएशन का। ऊपर ऊपर से तो मैंने बता दिया है दोनों क्या होते हैं।
ओके, स्क्रीन विजिबल हो चुकी है अगेन आपके पास गाइस? हाँ हाँ। हाँ, मेरे पास एक टेबल भी है की डिफरेंस वाला। यहाँ पे एग्जांपल्स एग्जांपल्स वगैरह को छोड़ देना, मैं डायरेक्टली टेबल आपको दिखा देता हूँ। फर्दर बहुत ज्यादा चीजें हैं, रीड कर लेना इफ यू वांट जब मैं भेजूंगा। टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल का डिफरेंस। तो आपके पास देखो, टेक्स्ट फाइल क्या है? ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है। इसमें आपके पास है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हाई लेवल लैंग्वेज है, और हमें पता है हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि ये आपके पास मतलब है ना, ज्यादा स्टोरेज लेती है। तो आपके पास स्टोरेज फॉर्मेट क्या है? इसमें आपके पास ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होगा, और बाइनरी में बाइनरी फॉर्मेट होगा। साइज की बात की जाए तो मैंने अभी बताया स्टोरेज ये ज्यादा लेती है, बिकॉज ये ना आपके पास करेक्टर्स की फॉर्मेटिंग में देखता है। अगर मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करूं, चलो मैं इतना ज्यादा डिटेल में जाके वर्किंग में नहीं जाना चाहता, जस्ट ऊपर ऊपर से बात करते हैं कि आपके पास टेक्स्ट फाइल्स जो है ना वो ह्यूमन रीडेबल होती हैं, जिसमें आपके पास सारे के सारे करेक्टर्स होते हैं, और न्यू लाइंस वगैरह के आपके पास क्या कह सकते हैं, कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे हमने एस्केप सीक्वेंसेस देखा था। उसी तरह से आपके पास फाइल्स में न्यू लाइंस होती हैं, स्पेसेस वगैरह होते हैं। लेकिन आपके पास बाइनरी में इस तरह से कोई स्पेसेस वगैरह नहीं होते, और वो एक कंटिन्यूस सीक्वेंस में होते हैं नॉर्मली। तो साइज आपके पास टेक्स्ट फाइल्स की ज्यादा होती है, बाइनरी की फाइल क्या होती है, छोटी होती है। ओके, टेक्स्ट फाइल्स की साइज ज्यादा क्यों? बिकॉज उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर्मेटिंग होती है, न्यू लाइंस, स्पेसिंग वगैरह। लेकिन बाइनरी जो है वो रो फॉर्मेट में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है नॉर्मली। और देखो, जब साइज ज्यादा है टेक्स्ट फाइल्स की, तो उनको रन करने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि उनको एक्सेस करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा कंपेरेटिवली टू बाइनरी। बाइनरी थोड़ा तेज स्पीड में आ जाएंगे, इसका थोड़ा डिटेल में ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सेस जो है वो स्लो होता है टेक्स्ट फाइल्स का, बिकॉज डेटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड बिटवीन टेक्स्ट एंड बाइनरी फॉर्मेट्स। यानी कि आपका जो टेक्स्ट फाइल्स का डेटा है वो स्लो एक्सेस इसलिए होता है क्योंकि टेक्स्ट फाइल्स के अंदर हाई लेवल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है। वो पहले कन्वर्ट होता है बाइनरी में, फिर जाके आपके पास एक्सेस होता है। लेकिन बाइनरी फाइल्स ऑलरेडी बाइनरी में, तो कोई कन्वर्जन वगैरह नहीं होती, इसी वजह से ये थोड़ा तेज होती है। और आगे रीडेबिलिटी, तो टेक्स्ट फाइल्स को ह्यूमन रीड कर सकता है। ओके, और इसे टेक्स्ट एडिटर्स में भी अपन ओपन कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी फाइल्स को हम ह्यूमन तो रीड नहीं कर सकते, 0 और 1 को। डेटा करप्शन की बात की जाए तो आपके पास टेक्स्ट फाइल्स में ज्यादा करप्शन हो सकती है कंपेरेटिवली टू बाइनरी। ओके, बिकॉज बाइनरी अलग ही चीज है, उसमें करप्शन वगैरह करने के लिए भी नॉलेज चाहिए। लेकिन टेक्स्ट फाइल्स जो है ना वो ज्यादा यूज में इंसान आराम से समझ सकता है, जिसकी वजह से इसमें करप्शन से मुराद वायरस वगैरह आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड दिस इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस ऑफ टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स। अब सवाल आता है टेक्स्ट फाइल्स कहाँ पे यूज होती हैं, बाइनरी फाइल्स कहाँ पे यूज होती हैं? ये भी एक डिफरेंस है, याद रख लो कि आपके पास टेक्स्ट फाइल्स जो हैं वो ह्यूमन रीडेबल को चीजों को है ना स्टोर करके रखती है, जैसे कि आपके पास लॉग्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, फाइल्स हो गई, वर्ड्स की एक्सेल फाइल्स हो गई, कोड की फाइल्स हो गई, वो सारी। लेकिन आपके पास बाइनरी फाइल्स जो हैं वो यूज होती हैं टू स्टोर लार्ज डेटा सेट, जैसे कि आपके पास इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, और डेटाबेसेस, गेम्स वगैरह हो गए। इनके पीछे देखो, इनमें हमारे पास कोई भी चीज़ है ना लिखने वगैरह की नहीं होती, ये ना ऑलरेडी आपके पास जो है कोड, बाइनरी कोड में है ना सेव हुई पड़ी होती हैं। तो आपके पास बाइनरी फाइल्स होती हैं जेपीजी वगैरह। क्लियर है? तो हम जो सी प्लस प्लस का कोड बनाते हैं वो टेक्स्ट फाइल हुई ना, क्योंकि उसमें जी, तो वो हम टेक्स्ट हाई फाइल है, लेवल लैंग्वेज लिख रहे हैं। वो सोर्स फाइल है, मैंने अभी बताया वो सही। सोर्स फाइल होता है, सोर्स फाइल आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। क्लियर है? अभी मैं एक और चीज देख रहा हूँ, लाइक कुछ और एग्जांपल्स आपके और क्लियर करने के लिए अगर मेरे पास हो यहाँ पे तो मैं दिखा दूं। अच्छा, वो मैंने मोबाइल में देखा था, यहाँ पे नहीं देखा था। बहरहाल, आपके पास अभी इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से क्लियर होगा है गाइस? अगर ये ऐसे लोग क्लियर है तो मैं हाँ, मूव ऑन करूँ? वन वन। अभी भी चाहें तो डिस्कशन के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन स्टिल जो नीड है उसके हिसाब से चलते हैं।
बिकॉज इनिशियली आपके पास जो भी टॉपिक्स थे ना वो बेसिक्स थे, इसमें मैंने ज्यादा टाइम दिया था। अभी लास्ट में मैं जो भी चीजें बगा रहा हूँ ना वो ऐसी चीजें जिनको डिटेल में लेके जाऊंगा सर घूम जाएगा। चलो कंटिन्यू। अच्छा आप देखो, आपके पास कुछ मैं तस्वीरें भेजता हूँ आपके सामने। एक मिनट थोड़ा रुकना, मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ, कुछ तस्वीरें आपके सामने लेके आता हूँ मैं। हाँ, इट इज नॉट वर्किंग। वेल 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 वेल, मैं जबानी बता देता हूँ आपको कि आपके पास सोर्स कोड या डॉक्यूमेंट फाइल्स जो भी मैंने बताई ये सारी की सारी क्या होती हैं, हाई लेवल में होती हैं, और ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। वेयर एज आपके पास बाइनरी फाइल्स की एग्जांपल में मैंने बताया इमेजेस वीडियोस वगैरह होती हैं। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो आपके पास हैं, जो कि मैंने अभी बताई ऑब्जेक्ट कोड वाली, वो बाइनरी थी। ऑडियो की फाइल्स, इमेज की फाइल्स, वीडियो की फाइल्स जो होती है ना, वो जैसे कि जेपीजी, MP3, MP4, ये सारी की सारी क्या हैं आपके पास, बाइनरी फाइल्स होती हैं। और कंप्रेस्ड फाइल्स जो होती हैं जैसे कि जिप हो गया, रेयर हो गया, ये भी आपके पास बाइनरी फॉर्मेट में होती हैं। सही है। तो आपके पास बाइनरी छोटा स्पेस लेती है, इसी वजह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना यहाँ पे, अगर एग्जांपल देने की कोशिश करूं, मैं ऐसे अपने एक फिजिक्स के फिजिक्स के ब्लॉक में जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे। अच्छा, यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास एक पास पेपर्स का फोल्डर है, दूसरा मेरे पास पास पेपर्स की एक कंप्रेस्ड जिप फाइल है। सही है। अब देखना, पास पेपर के इस फोल्डर की जो साइज है वो क्या है, 20.6 MB। लेकिन वेयर एज आप यहाँ पे देखो, इस पास पेपर के जिप फाइल की साइज कितनी है, 10 MB। तो यू कैन सी कि जिप फाइल क्रिएट करने से हमें ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन कि हमारी जिप फाइल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो आपके पास, अरे ये क्या हो रहा है, कुछ कॉपी पेस्ट हो रहा था। जब भी हम जिप फाइल क्रिएट करते हैं तब क्या होता है, आपकी जो फाइल की साइज है वो छोटी हो जाती है, जिप फाइल की साइज छोटी होती है कंपेयर टू द ओरिजिनल फाइल, बिकॉज वो बाइनरी फॉर्मेट में बनती है। अब आपके पास सेकंड SLO है, दैट इज अगेन थियोरेटिकल, इसकी मैंने प्रैक्टिस खुद नहीं की हुई, अजीब सा लगता है ये। कंपेयर करो डिफरेंट मोड्स ऑफ ओपनिंग अ फाइल, लेकिन इस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। कह रहा राइट अ प्रोग्राम टू शो द फाइल ओपनिंग एंड फाइल क्लोजिंग। उसके बाद कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखो टू रीड अ फाइल करेक्टर बाय करेक्टर एंड शो करो उसका आउटपुट। उसके बाद एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसमें आप फाइल को राइट करो करेक्टर बाय करेक्टर, एंड देन एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि जिसमें आप क्या करो, रीड करो फाइल के अंदर स्ट्रिंग्स को। तो रीड एंड राइट का मतलब आप पहले समझ जाओ। जब भी हम कहते हैं रीड करो तो मतलब हम कहते हैं इनपुट लो, और जब भी हम कहते हैं राइट करो तो उसका मतलब है आउटपुट दो। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा है कि आप C++ प्रोग्राम को रीड करो करेक्टर बाय करेक्टर, यानी कि एक फाइल है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, एक फाइल है जिसके अंदर राइट आपके तो पास, इनपुट होगा ना। जी, राइट का मतलब है आउटपुट करना, राइट। रीड का मतलब है इनपुट करना। राइट तो इनपुट होगा ना। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं मेरे भाई। हम कोई चीज राइट कर रहे राइट कर रहे हैं इसका मतलब है हम आउटपुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। रीड मतलब हम ले रहे हैं। आपके पास अक्सर आपके पास क्या कह सकते हैं कि आपके पास पेपर में भी ऐसा अक्सर लिखा हुआ आ जाता है, पास पेपर में देखना कि दिस कोड रीड्स वैल्यू फ्रॉम दिस वेरिएबल, यानी कि नहीं, दिस कोड रीड्स वैल्यू इन दिस वेरिएबल। या आपके पास प्रैक्टिकल में ऐसा सवाल आ जाता है कुछ इस तरह से कि राइट अ कोड
to read value in वेरिएबल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कोड लिखो जिसमें आपको क्या करना है, इनपुट करनी है वैल्यू। रीड या इनपुट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यूजर वैल्यू देगा। क्लियर है? तो क्लियर है क्लियर। अब राइट रीड लिखा हुआ है तो रीड का मतलब ये है कि आपकी फाइल में ऑलरेडी कोई कंटेंट है, उसको उसको आपने क्या करना है, इनपुट करना है अपने सी प्लस प्लस के कंसोल पे, आउटपुट स्क्रीन पे। वेर एज राइट का मतलब ये है कि आपके पास सी प्लस प्लस के जो रिजल्ट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को आप इस फाइल के अंदर लिखो। क्लियर है? क्लियर है क्लियर। सो लेट्स मूव टू द कोडिंग। इसको मैं हटा देता हूँ, काम की चीजें नहीं है अपने। अपन अपन आ चुके हैं इस पे। अब देखो आपके पास यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल वर्किंग कर लेते हैं कि आपके पास फाइल हैंडलिंग करने के लिए आपके पास आप एक है ना, एक हेडर फाइल लगाते हैं, दैट इज एफ स्ट्रीम। ओके, अब क्या है आपके पास, थ्योरी जरा देख लेते हैं इसकी, कि आपके इस एफ स्ट्रीम फाइल के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है एफ स्ट्रीम बेस। ओके, नाम से पता चल रहा है ये क्या है, एक बेस क्लास है। दूसरी आपके पास है ऑफ स्ट्रीम, जो कि नाम से क्या बता रही है आपके पास, ये इट इज यूज फॉर फॉर आउटपुट। ओके, आउटपुट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, और से मुराद आउटपुट आ रहा है, सही है। सो ये आपके पास यूज होती है आउटपुट करने के लिए। ये आपके पास एक ऐसी क्लास है जो कि ड्राइव्ड होती है, ड्राइव्ड फ्रॉम एफ स्ट्रीम बेस क्लास। सेम वे में आपके पास एक तीसरी क्लास होती है एफ स्ट्रीम। इसका मतलब क्या होगा, ये इनपुट के लिए आएगा और ये ड्राइव हुई है फ्रॉम एफ स्ट्रीम क्लास बेस क्लास। ओके, और इसके अलावा आपके पास एक और क्लास होती है नॉर्मली जिसे हम यूज करेंगे, दैट इज एफ स्ट्रीम। ये यूज होती है फॉर बोथ पर्पसेस। ओके, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए ये यूज होगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे यूज करते हैं ऐसे। अब ये ना, चलो उसको छोड़ दो। एफ स्ट्रीम जी, लाइब्रेरी भी है और एक क्लास भी है। दो दो एक ही नाम की दो चीजें। मतलब एफ स्ट्रीम हमारी एक लाइब्रेरी भी है, ऊपर जो लिखी है आपने हैश इंक्लूड जी एफ जी जी, स्ट्रीम, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। साथ में एक क्लास भी है। मतलब क्लास भी है और एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी भी है। ओके, और एक और चीज मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, लाइक मैं ना एक और चीज कंफर्म कर रहा हूँ जिसके लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। लाइक मेरे जहन में ना चलते चलते ऐसे सवाल आ रहे होते हैं जिनको मैं कंफर्म करके आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, सो दैट अच्छी चीजें हो जाएं। लाइक इस चैप्टर में मेरी इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं है ऐसे। हेलो हेलो। जी, क्या हुआ? मैंने पॉज लिया हुआ है। ओके, नथिंग, लाइक जो चीज मेरे जहन में आ रही थी वो कुछ अलग ही ख्यालात थे, वो काम के नहीं है। हाँ, तो ये आपके पास चार क्लासेस हैं, हम नॉर्मली इसे इन तीन को यूज कर रहे होंगे। ओके, ऑफ स्ट्रीम फॉर आउटपुट पर्पस,
एफ स्ट्रीम फॉर, क्या कह सकते हैं, इनपुट पर्पस, एंड एफ स्ट्रीम फॉर बोथ पर्पसेस। अब देखो, अगर मैं अभी मैं आउटपुट का ऑपरेशन करना चाहता हूँ, अब अभी मैं आउटपुट का ऑपरेशन करना चाहता हूँ, यहाँ मैं कहो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। सही है। तो आपके पास राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के दो तरीके हैं। एक है यूजिंग कंस्ट्रक्टर, और दूसरा तरीका है यूजिंग ओपन फंक्शन या ओपन मेथड। अब देखो, आपके पास क्लास का नाम क्या बताया हमने? हमने बताया क्लास का नाम है ऑफ स्ट्रीम, अगर आप आउटपुट करना चाहते हो। यहाँ पर आप एफ स्ट्रीम चलाओ। तो अभी मैं सिंपली ऑफ स्ट्रीम लिखूंगा, बिकॉज मैं सोलो आउटपुट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या लिया, मैंने क्लास का नाम लिखा ऑफ स्ट्रीम। क्लास के नाम के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो नॉर्मली इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक हम पहले रखते थे, लेकिन यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि एक ऐसा नाम रखें जो कि मीनिंगफुल हो हमेशा की तरह। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ आउट। आउट नाम रखा मैंने। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक और चीज लेट मी टेल यू, मैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर आउटपुट ऑपरेशन करने वाला हूँ। सही है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं सैंपल लिख लेता हूँ, सैंपल डॉट टी एक्स टी फाइल, खत्म। और यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ। अब ये रन हो गया, मतलब मेरी फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो लेट मी चेक इन दिस फोल्डर। अच्छा, इस फोल्डर में नहीं, ये फाइल इसने कहाँ पे क्रिएट की होगी, जहाँ पे ये प्रोग्राम सेव्ड है। तो शायद इस क्लास, यहाँ पे इसने ये फाइल क्रिएट की होगी। यू कैन सी सैंपल फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ओके। बट मैं थोड़ी सी चेंजिंग्स करना चाहता हूँ। मैं चेंजिंग्स ये करना चाहता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को अभी हटा रहा हूँ, इसे क्लोज कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो भी मैं वर्किंग करूँ ना, अभी जो भी वर्किंग करूँ मैं, वो इस फोल्डर में करना चाहता हूँ। ओके, एक अलग ही फोल्डर बनाया हुआ है मैंने इस चैप्टर के लिए, तो वहां पे मैं वर्किंग करना चाहता हूँ। तो ये अब मैं इसे रन करता हूँ, अब मैं इसे ओपन करता हूँ। मैंने क्लोज इसलिए किया बिकॉज ये रनिंग मोड में होती तो मैं ना से कॉपी पेस्ट नहीं कर पाता। तो अभी यू कैन सी कि अभी आपका, अच्छा ये मैंने कोई और ही फाइल कॉपी पेस्ट कर ली है। नाम क्या था, लेक्चर 3 था ना अपना। इसे कॉपी पेस्ट करना है, इसे कॉपी करना है यहाँ पे, और इसे ओपन करना है अपने को। ओके। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने ऑफ स्ट्रीम आउट किया, यानी कि मैंने क्लास का नाम लिखा ऑफ स्ट्रीम आउट, मैंने नाम दिया ऑब्जेक्ट को। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर को यूज करके, याद होगा जब भी हमें ना ऑब्जेक्ट के नाम लिखने के बाद ब्रैकेट्स ओपन करके कोई पैरामीटर वगैरह देते हैं, तो वो क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। तो मैंने यहाँ पे आउट करके मैंने यहाँ पे दिया फाइल का नाम। तो यहाँ पे पता है बेसिकली क्या हुआ, आपके इस कंस्ट्रक्टर ने चेक किया कि सैंपल नाम का कोई टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उस फोल्डर में, जिस फोल्डर में आपके पास ये C++ की फाइल सेव्ड है। उस फोल्डर में अगर सैंपल नाम की टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी मौजूद है तो उसे वो ओपन कर देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, कोई भी फाइल अगर सेम सैंपल नाम की मौजूद नहीं है तो ये ना सैंपल नाम की फाइल को क्रिएट कर देगा। तो लेट मी राइट दिस, इट चेक्स फॉर द फाइल, for the existence of file with given name in the folder where this C++ file is saved.
ये क्या करता है, चेक करता है कि वो फाइल जो हमने लिखी है यहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है, इफ इट एग्जिस्ट, सो इट ओपन्स इट, एल्स